So, hello, अस्सलाम वालेकुम to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? Hello, hello, hello. Okay, okay, that's good. So, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन. ओके, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट थर्मो रेगुलेशन फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक. सबसे पहले व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? हमने तीन एस्पेक्ट देखे थे ना होम्योस्टेसिस के. इससे पहले हम एक्सक्रीशन पढ़ चुके हैं, हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ चुके हैं. अब हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन. ओके, और ये थर्मो रेगुलेशन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद ये चैप्टर फिनिश फिनीतो फिनीतो. ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? इट इज द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विद इन द सूटेबल लिमिट्स. तो सूटेबल लिमिट्स के बीच में टेम्परेचर का जो हमारे पास रेगुलेशन होता है, इसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं. ठीक है, और ह्यूमंस के लिए आपको पता है सूटेबल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हम ह्यूमंस की बात करेंगे मेजॉरिटी टाइम पे. शिजा, वेलकम टू द नून अकेडमी. पुराने लेक्चर आपको मिल जाएंगे. आप मेजबीन से कांटेक्ट कीजिए, आप हमारे चमचों से कांटेक्ट कीजिए. ठीक है, सो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट स्केल पे. और फॉरेनहाइट स्केल पे कितना होता है? 98.6 फॉरेनहाइट. और डिग्री सेल्सियस पे इतना. और केल्विन स्केल पे आप लोगों को पता है 310 केल्विन. ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा. इसमें कोई भी डेविएशन आए, कोई भी चेंज आए तो हमें फीवर होता है. ठीक हो गया? अब हमारे पास अगर ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो फिर कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो फिर क्या होता है? फिर ब्लड वेसल डायलेट्स होती हैं, स्वेटिंग होती है, ठीक है, और बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं जिसके थ्रू हीट लॉस होती है और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल पे आता है. ठीक है, और अगर बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो जाए, जैसे सर्दियों में कम होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हीट जो है वो रिटेन रहती है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास थर्मोजेनेसिस होती है, ठीक है, शिवरिंग होती है, यस, और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू हीट जनरेट होती है और फिर हमारे पास बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है. इनिशियली ऑर्गेनिजम्स को हम ना दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन थर्मो रेगुलेशन ना. थर्मो रेगुलेशन की बिहाफ के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. एक होते हैं हमारे पास पोकियोथर्म या पोक्यूलियोथर्म. क्या टर्म है? पोक्यूलोथर्म. ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें हम एक्टोथर्म भी बोलते हैं. एक्टोथर्म्स. तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता. ठीक है, नॉट फिक्स्ड. इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, वो सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होता रहता है. ठीक है, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, कुछ रेप्टाइल्स हो गए, कुछ फिशेज हो गई. ठीक है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं होता. जैसे ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है. ठीक है, या बाकी मैमल्स जो मेजोरिटी होती है उनका फिक्स होता है, लेकिन इनका फिक्स नहीं होता. जैसे फ्रॉग का है. फ्रॉग को देखो ना, अगर आप गर्म उसके अंदर डाल दोगे, गर्म पानी के अंदर, तो उसको मसला नहीं होगा, वो उसको टॉलरेट कर देता है. वो आप लोगों ने फेमस कहावत सुनी होगी ना कि जो है वो मेंढक को पानी के अंदर डाल दो, पानी को गर्म करते जाओ, तो मेंढक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है कि उसको वो विथस्टैंड कर सकता है. ठीक है, उसका बॉडी टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है. लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है, अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आता है कि फ्रॉग का बहुत टाइम वो टेम्परेचर फिर एडजस्ट नहीं कर पाता फ्रॉग, और फिर मर जाता है. ये देखा होगा आप लोगों ने. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पोकियोथर्म्स कहते हैं या एक्टोथर्म्स कहते हैं. ठीक है, ये बाहर से अपनी हीट लेते हैं एनवायरनमेंट में से, और एनवायरनमेंट से अकॉर्डिंगली अपनी हीट, बॉडी हीट को वो करते हैं. एक दूसरी क्लास होती है ऑर्गेनिज्म की, जिसे हम कहते हैं होम्योथर्म्स. इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, होम्योथर्म्स. ठीक है, होम्योथर्म्स, या इनका दूसरा नाम होता है एंडोथर्म्स. ये एंडोजीनियसली अपनी बॉडी में वो करते हैं. और इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर होता है. जैसे बर्ड्स का हो गया, जैसे हमारा हो गया, ह्यूमंस का, मैमल्स का. ठीक है, मैमल्स का हो गया, स्पेशली ह्यूमंस का हो गया. ठीक है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, तो इन्हें हम होम्योथर्म्स या एक्टोथर्म्स कहते हैं, सॉरी एंडोथर्म्स कहते हैं, एंडोथर्म्स. ठीक है. ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब हमारा मेजोरिटी आप लोगों के बुक में जो गिवन है ना, मेजोरिटी आप लोगों का जो है वो
ह्यूमंस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे। और आप लोगों के बुक में थर्मो रेगुलेशन को बहुत शॉर्ट कर दिए, पिछले वाले उसमें बहुत लंबा था थर्मो रेगुलेशन, यहाँ बहुत शॉर्ट कर दिए। होमोस्टेसिस को ओवरऑल ही बहुत छोटा कर दिया इन लोगों ने, लेकिन खैर हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जरा अब बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल, इसकी रेगुलेशन होगी कैसे। तो हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक कोल्ड एनवायरनमेंट में कैसे होगी और एक हॉट एनवायरनमेंट में कैसे होगी। हमारे पास देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं ना कोल्ड टेम्परेचर की। तो कोल्ड टेम्परेचर में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास दो मीन्स होते हैं, दो मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू हम थर्मो रेगुलेशन करते हैं। एक हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, और एक होता है हमारे पास बिहेवियरल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इन कोल्ड एनवायरनमेंट हमारे पास बिहेवियरल मैकेनिज्म क्या होगा, कोल्ड में हमारे पास बिहेवियरल मैकेनिज्म क्या होगा, सिंपल सी बात है। कोल्ड में हमारे पास बिहेवियरल मैकेनिज्म ये होगा कि हम गरम गरम कपड़े पहनेंगे, ठीक है, गरम गरम चीजें पिएंगे, सूप पिएंगे, चाय पिएंगे, ठीक है, इसी के साथ साथ स्वेटर पहनेंगे, अपने आप को कवर करेंगे, ठीक है, और गर्म जगह पे रहेंगे, और इसी के साथ साथ और क्या है, ये हमारे पास बिहेवियरल मैकेनिज्म में आता है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। देखो खाने पीने की चीजें हमने गरम गरम खानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। सिमिलरली पहनने के लिए हमने क्या किया, हमने स्वेटर वेटर पहन लिए। सिमिलरली जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है। बर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा, साइबेरिया से आए हुए बर्ड्स बर्ड्स तो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, ऐसी जगह माइग्रेट करते हैं जहाँ क्या होता है, ऐसी जगह माइग्रेट करते हैं। ये देखें, बिहेवियरल मैकेनिज्म में जब सर्दी होती है नॉर्दर्न नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, वो सदर्न वाले पार्ट्स में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और गर्म जगह पे आते हैं वो बर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा हो गया। मोहादी से हम थर्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन में हमारे पास बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और हमने देखा कि थर्मो रेगुलेशन में हमारे पास दो तरीके हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है और एक बिहेवियरल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अगर कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होगा, तो बिहेवियरल मैकेनिज्म में हमारे पास वो है कि इसमें हमारे पास हम गरम गरम चीजें पहनेंगे, गरम चीजें खाएंगे, ठीक है, सूप पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, गरम कोल्ड नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करेंगे। और एनिमल्स जो है वो कैसी जगह पे जाते हैं, वहां जाते हैं जहाँ पे सनलाइट अच्छी पड़ती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी से दूर जाएंगे, ह्यूमिड प्लेसेस से दूर रहेंगे, वहां जाएंगे जहाँ पे सन रेज अच्छी पड़ती हैं। तो ये सारा का सारा बिहेवियरल उसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म है, बिहेवियरल मैकेनिज्म हमने देख लिया। दूसरा है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में हमारे पास ना बॉडी स्पेशली कुछ ना कुछ काम करेगी, ठीक है, फिजियोलॉजिकली कुछ काम करेगी। और इसमें इसमें फिर हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं, एक शिवरिंग और दूसरा नॉन शिवरिंग, ठीक है। एक हमारे पास आता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और एक होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हीट कैसे हमारे पास होती है, हीट कैसे मतलब मेंटेन रहती है, टेम्परेचर कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है इरेक्शन ऑफ हेयर्स। जब बहुत सर्दी लगती है तो आपको पता है हेयर इरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हेयर इरेक्ट हो जाते हैं। थर्मोजेनेसिस मतलब, थर्मो का मतलब हीट और जेनेसिस का मतलब हीट का बनना, ठीक है। नॉन शिवरिंग मतलब काम पे बिना बिना काम पे हुए, शिवरिंग का मतलब कांपना होता है ना, तो नॉन शिवरिंग मतलब बिना काम पे हीट प्रोडक्शन। तो नॉन शिवरिंग में क्या होता है, जैसे इरेक्शन ऑफ हेयर्स, ठीक है। तो हेयर का इरेक्शन, हेयर जब इरेक्ट होते हैं, आपको पता है सर्दी में आप लोगों ने देखा होगा हेयर इरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हेयर इरेक्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है पता है, हेयर जब इरेक्ट होते हैं तो यहाँ पे ये ना अपने अंदर अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं, यहाँ पे एयर को ट्रैप कर लेते हैं ये। और आपको पता है जो ट्रैप एयर होती है जो एक जगह पे ही रहती है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जो ट्रैप एयर होती है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वहां से हीट ज्यादा अच्छे से कंडक्ट नहीं होती। जो एयर फ्लो करती है ना वो अच्छे से हीट को कंडक्ट करती है, लेकिन जो ट्रैप हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, हमारे जो ये जो जो हेयर्स हैं, इसके बीच में यहाँ पे जो है वो एयर ट्रैप हो जाएगी। और एयर ट्रैप होने के बाद क्या होती है, यहीं पे रहती है, और जो ट्रैप्ड एयर होती है इट इज अ बैड कंडक्टर,
ठीक है। इसका अगर प्रूफ चाहिए आप लोगों को ना, तो आप लोग आप लोग एक कंबल लें अपना। तो कंबल की आप लोग ने दो साइड्स देखी होंगी, एक सॉफ्ट वाली साइड होती है और एक जो बुरबुरे वाली साइड्स होती है नीचे वाली, जिसके ऊपर प्रोट्रूजन्स होती हैं, छोटी छोटी ऐसी प्रोट्रूजन्स होती हैं। ठीक है। और ये दूसरी एक साइड बिल्कुल साफ, मतलब ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाली साइड होती है उसको ओढ़ने के लिए जो होती है वो ज्यादा गर्म होती है। टेस्ट करके देख लीजिएगा। एक रात को ना ऊपर जो सॉफ्ट वाली साइड है वो लेके सो जाइएगा, और एक साइड पे ना ये वाली साइड लेके सो जाइएगा, रफ वाली। ठीक है। तो आपको डिफरेंस क्लियर नजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है इनके अंदर। ठीक है। एयर ट्रैप होती है, तो ट्रैप एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सिमिलरली हमारी बॉडी भी यही करती है कि यहाँ पे हीट को, एयर को ट्रैप कर लेती है इन हेयर्स के बीच में। तो हमारे पास फिर क्या होता है? यस, का होता है फिर हीट का लॉस कम हो जाता है। ठीक है। तो हीट लॉस बाय रेडिएशन है, यहाँ पे हीट लॉस कम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? नॉन इरेक्शन ऑफ हेयर वाला क्लियर है? उसके बाद देखें। ओके, यहाँ पे हेयर्स का हमने देख लिया। ठीक है। कोल्ड एनवायरनमेंट में ये बिल्कुल इरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी जो हॉट एनवायरनमेंट होगा तो उसमें दे रिमेन्स नीचे पड़े रहेंगे, तो यहाँ से हीट का कंडक्शन अच्छे से हो जाएगा। अलीजा कहाँ से रिपीट करूँ? हमने बहुत पढ़ लिया, बताओ कहाँ से रिपीट करूँ? इरेक्शन, हेयर इरेक्शन में ये होगा कि देखो, हेयर इरेक्ट होंगे ना, तो इससे क्या होता है, इनके अंदर ना एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप होती है ना यहाँ इनके बीच में, तो फिर हमारे पास ट्रैप्ड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। और इसका प्रूफ मैंने आप लोगों को ये बताया कि अब आप लोगों का जो कंबल होता है अभी सर्दी में आप लोग ओढ़ेंगे, उसको दो साइड्स होती हैं, एक रफ वाली साइड होती है और एक स्मूथ वाली साइड होती है। जो रफ वाली साइड होती है वो ओढ़ के आप सोते हैं, तो उसके अंदर भी यही सी चीज होती है कि यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है। और फिर वो वाली साइड गरम गरम होती है, जबकि दूसरी जो स्मूथ वाली साइड होती है वो इतना गर्म नहीं होती। तो टेस्ट करके देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है हमारे पास इसके बाद हमारे पास है दूसरा, रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन। ठीक है। जब सर्दी होती है ना, सर्दी, तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, और यहाँ देखें, वेजो कंस्ट्रक्शन हुई तो देखो ब्लड इंटरनली फ्लो कर रहा है। ठीक है। सुपरफिशियली बॉडी के ऊपर सरफेस की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है। जबकि गर्मी होती है ना, तो फिर वेजो डायलेशन होती है। वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल डायलेट करती हैं और ब्लड जो है वो सुपरफिशियली स्किन, बॉडी के बॉडी के बाहर, मतलब सुपरफिशियली ट्रेवल करता है। ठीक है। तो इससे जो है वो सरफेस के करीब आने से हीट लॉस बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन सर्दी में इंटरनली फ्लो करता है, सुपरफिशियली कम आता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हीट लॉस कम होता है। तो सर्दियों में एक और तरीका है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में, वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, हीट लॉस कम होगा। इसके बाद एक और पॉइंट है कि सबकुटेनियस फैट एक्युमुलेशन। तो ये हमारा जो बैक नेक है ना, यहाँ पे देखें आप लोगों को फैट नजर आ रहा होगा। देखो ये गर्मी वाला है और ये सर्दी वाला है। यहाँ देखें आहिस्ता आहिस्ता फैट डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ देखें फैट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो ये फैट, ब्राउन फैट यहाँ पे एक्युमुलेट होता है, सबकुटेनियस फैट। ये फैट क्या करता है, ये फैट थर्मोजेनेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म चलता है और यहाँ पे अच्छी खासी हीट बनती है। ठीक है। ये था हमारे पास सारा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके बाद है हमारे पास शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास क्या होती है, हम ना क्या होती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में, हम कांपते हैं। इस्लामाबाद में कांपे टांग जाती हैं। ठीक है। कांपते हैं, और उन कांपने से क्या होता है, उस कांपने से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसमें एनर्जी का यूज होगा, तो कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। और यस, हमारे पास हीट जनरेट हो रही है इससे। ठीक है। जब आप लोग नहा रहे होते हैं सही पानी से, ठीक है, तो फिर दांत लग रहे होते हैं ना आप लोगों के ऐसा करके, वो खुद ही हो रहा होता है, तो वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में आता है। ठीक है। या खुद ही आप लोग सर्दी में देखे ऑटोमेटिकली आप खुद ही अपने हाथ जो है वो रब करते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से भी हमारे पास हीट जनरेट होती है। तो दिस इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है। और इसके अलावा बहुत ठंडी होती है, तो हमारे पास
हमारे पास कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं बताएं, मैंने आप लोगों को केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा दी है। यस, T3 और T4। ओके, यस। तो हमारे पास जब कोल्डर कंडीशन होती है तो उसमें लॉन्ग टर्म कोल्डर कंडीशन में थायरोक्सिन रिलीज होके वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म में तो T3 रिलीज हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म कोल्डर कंडीशन में T4 रिलीज होके क्या करवाएगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, थर्मोजेनेसिस होगी, ठीक है। और फिर हम हमारे पास क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये तो सर्दियों में होता है। गर्मियों में क्या होगा, हॉट टेम्परेचर्स में क्या होगा। यस, गर्मियों में क्या होगा। यस, हॉट एनवायरनमेंट में क्या होगा, इन हॉट टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे भी वही दो मैकेनिज्म है, एक है हमारे पास फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, एक है हमारे पास बिहेवियरल मैकेनिज्म। बिहेवियरल मैकेनिज्म में क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करें तो जो हमारे क्लोथिंग हो जाएगी वो हम जो है वो अ, ऐसी क्लोथिंग्स पहनेंगे जो कि ज्यादा गर्म ना हो, ठीक है, लाइट से कपड़े पहनते हैं। इसी के साथ साथ हम शेडी प्लेसेस और शेडो वाली प्लेसेस जहाँ पे साया होता है वहाँ वैसी प्लेस में जाते हैं, ठीक है। पहाड़ों की तरफ हमारा रुख होता है, ठीक है। सिमिलरली और क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सदर्न वाली साइड पे माइग्रेट करके आए हैं, सदर्न वाली साइड पे माइग्रेट करके आए हैं, वो क्या करेंगे, वो नॉर्दर्न वाले इलाके, नॉर्दर्न एरियाज में दोबारा वापस चले जाते हैं, ठीक है, दोबारा वापस चले जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में साइबेरिया के जो बर्ड्स हैं वो साउथ में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब गर्मी होती है तो फिर पीछे वो नॉर्थ की तरफ दोबारा माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा हम गर्मियों में क्या करते हैं, यस, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हैं, ठीक है, पानी ज्यादा ज्यादा पीते हैं। तो ये सारा का सारा बिहेवियरल मैकेनिज्म है, ठीक है। और साए में बैठेंगे, तो ये सारा का सारा बिहेवियरल मैकेनिज्म है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में मेटाबॉलिक रेट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। गर्मी में आप लोगों ने देखा होगा भूख कम लगती है, सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा भूख ज्यादा लगती है। तो सर्दियों में भूख ज्यादा क्यों लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो फिर हमें ज्यादा ज्यादा चीजें खाने की जरूरत होती है ठीक है। तो इसलिए लो मेटाबॉलिक रेट होता है, लो मेटाबॉलिक रेट होता है तो हमारे पास ज्यादा हीट प्रोड्यूस भी नहीं होती, इसीलिए गर्मी में ज्यादा खाना खाने का दिल नहीं करता हमारा, ठीक है। फिर वेजो डायलेशन, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं और जो ब्लड होता है वो पेरिफेरल सुपरफिशियल एरियाज के ऊपर भी फ्लो करता है, ठीक है, स्किन के टुवर्ड्स स्किन फ्लो करता है, और वहां से हीट लॉस होता है। अगर स्किन जो है ब्लड जो है वो ज्यादा सुपरफिशियली फ्लो करेगा तो आपको पता है ब्लड भी जो है वो उसके अंदर थोड़ी बहुत हीट होती है, तो वो सुपरफिशियली वहां से हीट लॉस होता रहेगा, तो वो बॉडी थर्मो रेगुलेशन में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास, स्वेटिंग, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग, ठीक है। तो स्वेटिंग से जो है वो बॉडी के से जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। आप लोगों ने देखा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स किए होंगे हीट के, ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल किए होंगे, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4 to 100 कुछ यूनिट, मुझे पता नहीं यूनिट क्या है, इतनी बहुत ज्यादा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। तो जितना भी हीट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जितना भी हीट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वाटर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में से बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारी बॉडी में से क्या करता है, सारी हीट वगैरह निकाल लेता है, साथ लेके आ जाता है। और जैसे ही आपको पता है यहाँ से एवापोरेशन होती है, आपको पता है स्किन के थ्रू, तो फिर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर, क्रिस्टोफर क्लैरो, बिहेवियरल मैकेनिज्म और ये सब क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस। यस मोहादीसा, यस। सर कंस्ट्रक्शन और वैसे डायलेशन दोबारा बता दें। ओके, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन दोबारा बता रहा हूँ। वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन में हमारे पास क्या होता है कि ये देखें जब सर्दी होती है ना तो वेजो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन किस लिए होता है कि हमारे पास जो ब्लड है ना वो
बॉडी के डीप वाले पार्ट्स के अंदर ही फ्लो करता है। ठीक है, ये देखो, ये सुपरफिशियली जो आर्टरीज हैं इनमें देखो ब्लड ज्यादा नहीं आ रहा। ठीक है, तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई। वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है ब्लड का वो जो हमारे पास ल्यूमन है आर्टरीज का, वो छोटा हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्लड जो है वो सुपरफिशियली ट्रेवल नहीं करेगा स्किन के आसपास, स्किन के आसपास ट्रेवल नहीं करेगा, तो इस तरह से हमारी हीट बची रहेगी, बॉडी के अंदर कंजर्व रहेगी। ठीक है, लेकिन जब गर्मी होती है तो हॉट एनवायरनमेंट में वेजो डायलेशन होता है। ठीक है, वेजो डायलेशन होता है, वेजो डायलेशन होता है तो ब्लड वेसल ओपन ओपन रहती है। ये देखें, इसमें देखें ब्लड वेसल का ल्यूमन कितना शॉर्ट है। ठीक है, और इसमें देखो ब्लड वेसल्स का ल्यूमन कितना बढ़ गया साइज। ठीक है, तो ब्लड सुपरफिशियली ट्रेवल करता है, सुपरफिशियली स्किन के पास पास, स्किन के पास पास ट्रेवल करेगा तो आपको पता है इन्वायरमेंट के करीब होगा तो यहाँ से हीट लॉस होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन होती है। हॉट सीजन्स में वेजो कंस्ट्रक्शन वेजो डायलेशन होगी और कोल्ड सीजन में वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ पे एक यस, यहाँ देखें तो हॉट एनवायरनमेंट में देखो वेजो डायलेशन होती है, कोल्ड में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। हॉट में जो है वो शिवरिंग होती है, सॉरी स्वेटिंग होती है, कोल्ड में शिवरिंग होती है। ठीक है, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन हमारे पास जो हेयर्स होते हैं ना, पाइलो रिलैक्सेशन है। इरेक्टर पिलाए मसल्स होते हैं स्किन के नीचे ना, वो जब रिलैक्स रहते हैं तो हेयर्स अपनी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं। लेकिन जब पाइलो इरेक्शन यानी कि जो इरेक्टर पिलाए मसल एक्टिवेट होते हैं तो हेयर जो है वो स्टैंड कर जाते हैं। ठीक है, और बस यही है। और स्ट्रेचिंग आउट और कर्लिंग आउट, ये स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जब गर्मी होती है तो हम देखो जब सोते हैं ना तो मतलब कैसे बिल्कुल खुले डुल्ले सोते हैं, उससे क्या होता है बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ता है और हमारे पास फिर हीट लॉस होता है। लेकिन जब ठंडी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, सुकड़ जाते हैं एकदम, अपना बॉडी सरफेस एरिया कम कर लेते हैं। ठीक है, इससे हीट लॉस नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर? एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट? ओके, दैट्स गुड। ओके, तो होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा दोनों बिहेवियरल और सारे मैकेनिज्म। बुक के अंदर कोई ऐसी टर्म अगर है तो बता दे मुझे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइपरथर्मिया, ओके, हम ये देख लेते हैं हाइपरथर्मिया। वेजोडाइलेशन हो गया, कंडक्शन, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ओके तो हमारे पास ओके हेट्रो, देखो एक हमारे पास है एंडोथर्म और एक है हमारे पास एक्टोथर्म। एंडोथर्म एक्टोथर्म तो हमने देख लिए। एक है हमारे पास हेट्रोथर्म्स, ये वो एनिमल, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो आप लोगों के बुक में मेंशन है कि एनुअली अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। तो सम एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोथर्मिक एनिमल्स। दीज एनिमल कैन स्विच बिटवीन होम्योथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। ठीक है, ये बीच के होते हैं। These changes in strategies typically occur on a daily basis or on an annual basis. ठीक है, these animals regulate body temperature usually as constant but allow body temperature to fluctuate within the environment when inactive. Bats and hummingbirds go into what is known as a torpor of bear or hibernate. लास्ट चीज इसमें चैप्टर में है हाइपरथर्मिया या फीवर। ओके, तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं हाइपरथर्मिया और फीवर क्या होता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर में जब इंक्रीज देखने को मिलता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया। ठीक है, और जब डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया का एक दूसरा नाम भी होता है पायरेक्सिया, पायरेक्सिया, या ऐसे हम फीवर भी कहते हैं। ठीक है, फीवर। ठीक हो गया?
अब हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे देखें लिखा होगा फीवर। अब अच्छा, फीवर के भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर क्या होता है, वो फीवर जो 98.8 फ़ारेनहाइट से लेके 100.6 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। ये वाला जो फीवर होता है ये हमारे पास लो ग्रेड फीवर कहलाता है। हाई ग्रेड फीवर ग्रेटर देन 100.4 100.6 टू 104.9 फ़ारेनहाइट के बीच में, ठीक है। इसके बीच में ये जो टेम्परेचर होता है, यानी एक 106, सॉरी, ठीक है, 100.6 से लेके, मतलब इससे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और 104.9 के बीच में जब रहता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। और इससे अगर ज्यादा बढ़ जाए, 104.9 से ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। और ये आपको होता कैसे है फीवर? यस, फीवर होता कैसे? पहले आप लोगों की बुक में ना एक क्वेश्चन आता था कि व्हाई हाइपोथैलेमस इज रिगार्डेड एज अ थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। तो आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपकी बॉडी का जो थर्मोस्टेट है, जो फिक्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, वो हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है, ठीक है। और वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिक्स मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इससे कोई भी डेविएशन हो, कम हो गया तो हाइपोथर्मिया, बढ़ गया तो हाइपरथर्मिया, ठीक है। और हाइपरथर्मिया को हम यूजुअली फीवर भी कहते हैं या पायरेक्सिया भी कहते हैं। पायरेक्सिया की या फीवर की दो तीन कैटेगरीज। लो ग्रेड फीवर कितना होता है, 98.8 फ़ारेनहाइट से लेके 100.6 फ़ारेनहाइट के बीच में जो फीवर होता है, इसे हम लो ग्रेड फीवर कहते हैं, ठीक है। और 100.6 फ़ारेनहाइट से लेके 104.9 फ़ारेनहाइट तक ये हाई ग्रेड फीवर कहलाता है। और अगर इससे बढ़ जाए, यानी कि 104.9 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाए, तो इसे हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इस केस में तो बहुत ही मर जाता है बंदा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब हमारे पास फीवर होता कैसे है, पायरेक्सिया होता कैसे है? तो एक्चुअली में हमारा जो ब्रेन है ना, हाइपोथैलेमस, वहां पे हमारा सेट पॉइंट होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स होता है। लेकिन ये देखो फीवर होता कब है, तो कुछ चीजें होती हैं विच आर कॉल्ड पायरोजिन्स, ठीक है, इन्हें हम पायरोजिन्स कहते हैं। इन पायरोजिन्स की वजह से ये फीवर होता है। पायरो का मतलब वही, पायरोजिन मतलब पायरो, पायरेक्सिया, पायरोजिन, फीवर कॉज करने वाले सब्सटेंसेस, इन्हें हम पायरोजिन्स कहते हैं। पायरो का मतलब फीवर और जिन का मतलब प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो जब हमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है कोई भी ना, तो फिर उससे क्या होता है पता है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 की बात कर लो, कोविड-19 में भी फीवर होता था, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें फीवर होता है। तो बैक्टीरियल और वायरल और सम टॉक्सिन अगर ये आपकी बॉडी में आता है, तो उससे क्या होता है, एक्टिवेट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी इम्यून सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर देगा। इम्यून सिस्टम हमारे पास ना एंडोजीनियस पायरोजेंस आते हैं, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम पता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन में प्रोड्यूस होंगे। और इनमें से ही ये जब ब्लड में जाते हैं और फिर हाइपोथैलेमस में जाते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस में ये एक चीज प्रोड्यूस करते हैं विच इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या कर देता है, जो हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर सेट पॉइंट जो होता है ना, उसको बढ़ा देता है। उसको 37 से बढ़ा के, जैसे लेट सपोज 37.9 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। अब सेट बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, अब बॉडी का टेम्परेचर 37.9 फ़ारेनहाइट तक, डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाएगा। ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया तो यही तो है फीवर, ये पायरेक्सिया। और ये फीवर जो होता है ना, ये नॉर्मली जब देखो कोई पैथोजन, कोई वायरस आता है ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर ये चीजें रिलीज हो गई, ब्रेन में गई, ब्रेन में हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को बढ़ा दिया। तो नॉर्मली जो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास ये बिल्ड होता है। तो उसके रिस्पॉन्स में जब बिल्ड होता है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई क्वेश्चन, कोई? ठीक है। तो ये बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ देखें फीवर, पायरोजेंस, ये पायरोजेंस जो हैं देखो लिखा हुआ है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6,
ये हमारे इम्यून सिस्टम में जो है वो बनाते हैं, इम्यून सेल्स में से रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस में जाके सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखो नॉर्मल सेट पॉइंट यहाँ था और न्यू सेट पॉइंट को यहाँ बढ़ा दिया, अब बॉडी का टेम्परेचर यहाँ इतना बढ़ जाएगा। ये 37 था और इसको लेट्स सपोज 38 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज देखने को मिला, और ये यही हमारे पास फीवर है। अब ये फीवर जो है आपको पता है हाई टेम्परेचर माइक्रोब्स के लिए हार्मफुल होता है, तो माइक्रोब्स मर जाते हैं इससे, ठीक है, उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो इस तरह से हमारे पास फीवर नॉर्मल वो होता है। आप लोगों ने बुजुर्गों से सुना होगा कि स्टार्ट स्टार्ट का नज़ला या बुखार होता है तो उसमें मेडिसिन ना लें। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई मेडिसिन ले ली, जैसे पैरासीटामोल ले ली फीवर को कम करने के लिए, तो आपको फीवर तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो मतलब वो जो बैक्टीरिया या वायरस आया वो भी नहीं मरेगा। तो आपको चांसेस हैं कि लंबे टाइम तक इन्फेक्शन रहे या इन्फेक्शन फर्दर हो जाए, ठीक है। ठीक है, नहीं स्टार्ट में एकदम नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। कंडीशन को देखना चाहिए, खुद ही सही हो जाते हैं 1-2 दिन में। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना आपकी बॉडी का, ये खुद ही उसको मार देगा। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके ओके, अब एक एक चीज और इंक्लूड करके मैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर हो गया समाप्त। और यस, तो ओके।